हेलो डियर स्टूडेंट्स, गैसीय स्टेट यूनिट के आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वंडरवाल इक्वेशन, वंडरवाल गैस समीकरण। पिछले सेशन में हमने आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण पढ़ते हुए पाया था कि आदर्श गैस विचलन से के मुख्य रूप से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट था कि गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये बात सामान्य ताप और दाब की अवस्था में तो ये सही है, बट जब प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो हो तो हमने देखा था कि ये जो अभिघृत है ये सही प्रतीत नहीं होता और आदर्श व्यवहार से विचलन पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा कारण था कि गैस के अणुओं के बीच में परस्पर आकर्षण नहीं पाया जाता, जबकि हमने गैस के द्रवीकरण और जूल थॉम्सन इफेक्ट के द्वारा दर्शाया था कि उच्च दाब व निम्न ताप पर गैस के अणुओं के मध्य सफिशेंट आकर्षण बल पाए जाते हैं। वंडरवाल ने इन दोनों पोस्टुलेट्स में सुधार किया और हमें दी वंडरवाल गैस इक्वेशन, जो कि सभी गैसेस पर लागू होती है। वंडरवाल ने पहले जो है पोस्टुलेट्स को गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है, इसके करेक्शन के लिए वॉल्यूम टर्म में करेक्शन किया। वॉल्यूम टर्म जो कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन में वी टर्म यूज़ किया, उसमें संशोधन किया। तत्पश्चात उसने गैस के मध्य परस्पर आकर्षण को दिखाने के लिए प्रेशर टर्म पी में करेक्शन किया। तो आज हम लोग इन दोनों करेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की, आयतन संशोधन की। तो आयतन संशोधन में हम लोग जो है वो देखते हैं कि जब हम लोग ये मानते हैं कि गैस का आयतन, गैस का वास्तविक आयतन गैस के कुल आयतन के कंपैरेटिवली नगण्य नहीं है, अर्थात हम बात कर रहे हैं उच्च ताप और निम्न ताप, उच्च दाब में निम्न ताप पर। तो क्योंकि हमने गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार रचना के रूप में माना हुआ है, अब आप लोग इमेजिन करिए कि आपके पास सिग्मा डायामीटर, सिग्मा व्यास वाले दो अणु हैं ए व बी। ये दोनों अणु जब गति करते हैं तो ये बीच में किसी समय पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इतने पास आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, इसके समीप ये आ नहीं सकते। अब जब इस दूरी पर है ये, तो इन दोनों के किनारे एक दूसरे को छूते हुए हमने शो किया हुआ है। तो यहाँ हम ये देखें कि ये जो आयतन है, जो डॉटेड लाइन से आयतन शो किया गया है, बड़ा गोला उनके अराउंड बनाया गया है, दोनों के जो हैं वो टच करते हुए। ये पहला गोला जो है मेरे पास, ये जहाँ पे टच कर रहे हैं, तो अब जो इस गोले का रेडियस का सेंटर बिंदु था, यहाँ से हम लोग जो हैं वो इस डायामीटर का, इस बिंदु और इस बिंदु के, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, सिग्मा। इसका रेडियस हो गया सिग्मा बाई 2, उसका रेडियस हो गया सिग्मा बाई 2, तो ये दोनों की दूरी भी जो होगी वो कितनी होगी, सिग्मा। अब इस सिग्मा रेडियस का हम एक गोला प्लॉट कर रहे हैं दोनों को मिलाते हुए। तो ये जो आयतन जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ये वे स्थान है जहाँ पे दोनों अणु रह सकते हैं, अर्थात अब जो है इस क्षेत्र में ये फ्री मोशन नहीं कर सकते, स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है इस स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते मीन्स जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्जित क्षेत्र, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये मानें कि 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं का आयतन जो है वो बी, स्मॉल बी से हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन जो है, जो वो ऑक्यूपाई करेंगे, वो मान लीजिए बी है। अब गैस के वी आयतन में टोटल वॉल्यूम मान लीजिए वी है, तो उसमें उपस्थित गैस के मोलों की संख्या यदि n हो, स्मॉल n हो, तो अणुओं का वास्तविक आयतन कितना हो जाएगा, NB। वास्तविक आयतन कितना हो जाएगा, NB। अब ये आयतन आ गया जहाँ पे अणु जो है मेरे पास, जो गैस के अणु ने वास्तव में ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर हम लोग टोटल वॉल्यूम में से ये वाला आयतन माइनस कर देंगे तो मेरे पास वो आयतन आ जाएगा जो अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध है, VI। तो अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में जो वहाँ हमने V टर्म यूज़ करी थी, वहाँ हमने ये माना था कि पूरे का पूरा आयतन ही स्वतंत्र विचरण के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ हम टोटल वॉल्यूम V में से NB वॉल्यूम को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये आयतन अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए अवेलेबल वॉल्यूम VI मेरे पास आ गया V माइनस NB।
पर अब यहाँ पे बात है कि इस B को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। B यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये एक करैक्टरिस्टिक कांस्टेंट है हर गैस का, जो कि अणुओं के आकार पर निर्भर करता है और इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन की गणना, जिसे हमने B सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग जो है देखें एक अणु का, ये हमने ऊपर जो निकाला था ये वॉल्यूम हमने डॉटर लाइन से शो किया जहाँ पे केवल 2 अणु रह सकते हैं, अर्थात ये दोनों जो है अपवर्जित क्षेत्र है। तो ये अपवर्जित क्षेत्र अणुओं के एक जोड़े के लिए हमने कैलकुलेट किया है, मीन्स 2 अणुओं के लिए। अगर हम लोग एक अणु की बात करेंगे तो ये उसका हाफ हो जाएगा, तो उस वॉल्यूम का, और उस पूरे बड़े गोले का आयतन आप समझ रहे हैं कितना है, 4/3 पाई सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि इस बड़े गोले का रेडियस है सिग्मा, तो 4/3 पाई सिग्मा स्क्वायर। अब जब एक अणु के लिए वर्जित आयतन निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। और एक अणु का वास्तविक आयतन कितना है, 4/3 पाई सिग्मा बाई 2, क्योंकि हमने एक अणु का व्यास लिया था सिग्मा और रेडियस हो गया सिग्मा बाई 2, तो एक अणु का वास्तविक आयतन हो गया 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 क्यूब। और अगर हम लोग इसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि हम लोग को रिलेट करना चाहते हैं, तो इसको भी मैंने इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर टर्म मैंने सेम रखने के लिए 4/6 पाई सिग्मा क्यूब, इसको आगे 1/4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये टर्म बन गया 1/4 इंटू दिस। मीन्स यहाँ से मुझे ये स्पष्ट हो रहा है कि एक अणु का वर्जित आयतन जो है वो 4 इंटू अणु का वास्तविक आयतन, ये अणु का वास्तविक आयतन है, ये अणु का वर्जित आयतन है। अब हम लोग इस अपवर्जित आयतन को अगर हम लोग वास्तविक आयतन की भाषा में लिखना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशनशिप आ गया एक अणु के वर्जित आयतन और अणु के वास्तविक आयतन में। मीन्स एक अणु का वर्जित आयतन जो है वो 4 गुना उसका वास्तविक आयतन आता है। और यदि हम लोग एक अणु की बजाय एक मोल अणुओं की बात करेंगे तो हम एवोगैड्रो नंबर n से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया कि B इज इक्वल टू, जो कि B जो है वो पर मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, तो वो कितना हो गया 4n इंटू 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का क्यूब। अब हम लोग इसको समझने के लिए कि B कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। एक गैस के अणु का व्यास इतना आपको दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इस गैस के मोल वर्जित क्षेत्र आयतन का परिकलन कीजिए। वेरी सिंपल। अब हम लोग जो है इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारे पास जो है वर्जित जो आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पोस्टुलेट, जो कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से रिलेटेड है, उसको में सुधार करने के लिए हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म की, दाब संशोधन। हमने पोस्टुलेट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़ते हुए ये बात करी थी कि गैस के अणु जब पात्र की दीवारों पर टकराते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बलों को देखते हैं। आप लोग पहले विचार कीजिए इस अणु B पर। अणु B पर जब हम लोग विचार करें ये वाला, तो आप देख रहे हैं ये अणु हर तरफ से, इधर इधर ऊपर नीचे सब तरफ से बराबर जो है वो अणुओं से घिरा हुआ है। तो इस अणु को हर तरफ से बराबर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, जिसके कारण इस अणु के ऊपर नेट जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो 0 हो गया, क्योंकि सभी के अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जबकि अगर हम लोग ए मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं क्योंकि इधर पात्र की दीवार है, तो इसको नेट दूसरे अणुओं का आकर्षण बल जो है नेट वो कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, अब क्योंकि हमने, आपको ध्यान होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स में हमने ये माना था कि ये अणु स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, इनके आपने ये इमेजिन करना है कि कोई और अणु इनके आसपास किसी भी तरह के इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे ये अणु जो है वो जिस फोर्स से यहाँ पे जो है हिट करता था, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने प्रेशर टर्म नाम दिया था। अब जब इस अणु के ऊपर ये उल्टी दिशा में बल कार्य कर रहा है, तो ये जो है वो पात्र की दीवार पे उतने फोर्स से
हिट नहीं कर पाएगा जितना अगर ये अकेला होता। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि उससे कम फोर्स से हिट करेगा, जिसके कारण ये पात्र की दीवार पर कम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमने प्रेशर टर्म P यूज़ करी है उसको अब हम लोग जो है वो मॉडिफाई करते हैं। तो वहाँ पे दैट मीन्स क्योंकि कम लग रहा है, दाब में कमी आ गई है, मान लीजिए ये कमी आ गई है मेरे पास स्मॉल p के बराबर, दाब में ये जो कमी, जो पीछे खिंचाव लग रहा है अन्य अणुओं द्वारा, उस खिंचाव के कारण दाब में कमी कितनी आ गई p। तो अब अगर इस कमी को हम प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन वाले प्रेशर p में ऐड कर देंगे तो फिर जो है हमारे पास वो कमी के कारण जो डेविएशन आ रहा है वो कंपनसेट हो जाएगा। पर अब अगेन पॉइंट आता है कि इस p को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो हम देखते हैं कि ये जो दाब में उत्पन्न कमी है वो दो बातों पर निर्भर कर रही है। पहला पॉइंट, प्रति इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या कितनी है, अर्थात गैस का घनत्व कितना है, क्योंकि जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना वो उनको पीछे की ओर पुश करेंगे, मीन्स अर्थात प्रेशर में कमी उतनी अधिक होगी। दूसरी बात है कि प्रति इकाई समय में दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या क्या है, और ये संख्या भी इसी बात पे निर्भर करेगी कि प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या अर्थात घनत्व कितना है। तो दो पॉइंट्स हैं, पहला तो ये कि अणु खुद कितने अणुओं से घिरा हुआ है, दूसरा ये कि दीवार से टकराने वाले अणुओं की प्रति इकाई समय में संख्या कितनी है। पर दोनों ही फैक्टर सेम बात पे गैस के घनत्व पर निर्भर कर रहे हैं। तो दोनों कारकों को जब हम एक साथ लेते हैं तो हम कहते हैं P इज़ प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर। यहाँ पे रो जो है वो गैस के घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो है घनत्व हमें पता है कि वॉल्यूम के आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग जो हैं इस प्रेशर की कमी को वॉल्यूम की टर्म्स में लिखें तो मेरे पास आ जाएगा P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर और P इज़ इक्वल टू A बाई V स्क्वायर। यहाँ पे A प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि अगेन गैस की नेचर पर निर्भर करता है। तो अब मैं P की जगह ऊपर जो हमने करेक्शन टर्म करी थी Pi इज इक्वल टू P प्लस स्मॉल p, इस स्मॉल p की जगह हम लिख देते हैं A बाई वी स्क्वेयर। तो मेरे पास टर्म बन जाती है Pi इज इक्वल टू P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं इस तरह आइडियल गैस की P टर्म में अगर हम लोग जो है यहाँ पे एक टर्म A बाई वी स्क्वेयर ऐड कर दें तो जो वो विचलन हो रहा था अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो कंपनसेट हो जाएगा। अब आदर्श गैस समीकरण को हम लिखते हैं Pi Vi इज इक्वल टू RT। तो Pi और Vi के ये मान हम इस समीकरण में अगर रख दें, जो हमने करेक्शन के बाद टर्म्स बनाई हैं Pi और Vi, Pi के लिए हमारे पास टर्म बनी है P प्लस A अपन वी स्क्वेयर। Vi हमारे पास ऊपर बना था Vi बराबर है V माइनस B। तो जब मैंने ये दोनों टर्म्स जो वंडरवाल ने करेक्शंस किए थे आइडियल गैस इक्वेशन में P और V टर्म में, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दिए हैं। तो अब जो गैसेस हैं, चाहे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और चाहे वॉल्यूम, वो एक्चुअल वॉल्यूम उनका नगण्य नहीं है, तो उनकी वजह से जो करेक्शन टर्म्स हमने कर दी हैं, तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से ये इक्वेशन को फॉलो करेंगी और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन। और अगर हम लोग यहाँ ये ऊपर इक्वेशन हमने जो डिराइव करा है वो 1 मोल गैस के लिए डिराइव करा है। अगर मैं 1 मोल की बजाय n मोल गैस लेती हूँ तो वंडरवाल गैस समीकरण का रूप जो है वो ये हो जाएगा मेरे पास। तो जो मैंने करेक्शन टर्म्स करी हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा रो प्रेशर जो था वो क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, n मोल्स के लिए हो जाएगा n स्क्वेयर अपन वी स्क्वेयर। तो टर्म बन जाएगी P इज इक्वल टू A n स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। इसी तरह वॉल्यूम टर्म में करेक्शन हो जाएगा V माइनस एन बी और राइट साइड पे आ जाएगा nRT। तो n मोल गैस के लिए हमारे पास वंडर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस A n स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे A और B जो हैं ये दोनों दो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैं जो कि वंडरवाल ने डिफाइन किए थे, इसलिए उनके ऑनर में ही इनका नाम रखा जाता है वंडरवाल गैस कांस्टेंट्स और सिंपली वंडरवाल कांस्टेंट। और इनकी वैल्यू जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करती है। तो ये थी वंडरवाल गैस इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे इस वंडरवाल गैस इक्वेशन को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं,
को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और उससे पहले हम ये जो वंडरवाल कॉन्स्टेंट्स 2 नए आज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ए और बी, इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।